नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एकजुटता का संदेश दिया है। करीब 1 घंटे चले नाश्ते के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और पार्टी आलाकमान जो भी तय करेगा दोनों नेता उसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से कोई असमंजस नहीं रहेगा, अभी भी कोई असमंजस नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स से गलतफहमी पैदा हुई है। हमने तय किया है कि पार्टी आलाकमान जो भी तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि हमारा एजेंडा 2028 का विधानसभा चुनाव है, निकाय चुनाव भी अहम है। हमने उन पर चर्चा की। हमने 2028 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने पर भी चर्चा की है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होंगे। भोपाल में जमीयत उलेमा ए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में इस्लामी विद्वान मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन ने जिहाद जैसे इस्लाम की पवित्र अवधारणा को दुर्व्यवहार, अव्यवस्था और हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया है। लव जिहाद, भूमि जिहाद, शिक्षा जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचाई गई है। इससे धर्म का अपमान होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं। इस्लामी विद्वान मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात है कि एक विशेष समुदाय को जबरन निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों को कानूनी रूप से शक्तिहीन, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। भीड़ द्वारा हत्या, बुलडोजर कार्यवाही, वक्फ संपत्तियों पर कब्जा और धार्मिक मदरसों और सुधारों के विरुद्ध नकारात्मक अभियान जैसे व्यवस्थित और संगठित प्रयास उनके धर्म, पहचान और अस्तित्व को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में, गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। भोपाल में जमीयत उलेमा ए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में इस्लामी विद्वान मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसी इस्लाम की पवित्र अवधारणा को दुर्व्यवहार, अव्यवस्था और हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया है। लव जिहाद, भूमि जिहाद, शिक्षा जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचाई गई है। इससे धर्म का अपमान होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं। इस्लामी विद्वान मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात है कि एक विशेष समुदाय को जबरन निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों को कानूनी रूप से शक्तिहीन, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से अपमानित किया जा रहा है।
छपरा के अमनौर में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का 28वां अधिवेशन शुरू हो गया है, जो 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि सम्राट चौधरी शरीक हुए। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर से साहित्य, कला और राजनीति जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल होने पहुंच रही हैं। यह अधिवेशन भोजपुरी भाषा, साहित्य और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस आयोजन की अध्यक्षता बिहार विधान परिषद के सदस्य और साहित्य प्रेमी डॉक्टर संजय मायूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन भोजपुरी साहित्य के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। मैं सर्वप्रथम अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं कि भोजपुरी सिर्फ बिहार में बोलने वाला भाषा नहीं है साथियों, ये दुनिया में बोलने वाले भाषा है। आज यदि मॉरिशस चला जाए लोग तो हिंदी से ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग मिलेंगे। ये दुनिया में फैला हुआ है। और अभी मनोज तिवारी जी बता रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि 8वीं अनुसूची में जिस तरह कई भाषा को जोड़ने का काम किया गया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में डालने का काम भारत की सरकार करे साथियों। और स्वाभाविक है, आप लोगों ने भोजपुरी के सम्मान में भोजपुरी की भाषा को जिस सरलता के साथ पूरा पूर्वांचल यहां से लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे भाग में, एक भाग में पूरा भोजपुरी बोलने का काम किया जाता है। ये चाहे वो शाहबाद का इलाका हो, सारण का इलाका हो या चंपारण का इलाका हो, ये सबसे सरल भाषाओं में से एक है। बापू सभागार पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का 25वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, जो विशेष रूप से दिल्ली से आ रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, इसलिए वो शारीरिक रूप से पटना नहीं पहुंच पाए। इस झटके के बावजूद चिराग ने दिल्ली से ही लाइव ऑडियो कॉल के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के इतिहास, भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक एकजुटता पर जोर दिया। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष, युवा विंग के पदाधिकारी और कई स्थानीय समर्थक उपस्थित थे। बापू सभागार के अंदर और बाहर का माहौल उत्साह से भरपूर था। रंग बिरंगे बैनर, पार्टी के झंडे और 25 साल सेवा का के स्लोगन के साथ सजावट की गई थी। मुख्य मंच पर पार्टी के संस्थापक रामविलास जी की तस्वीर रखी गई थी, जिसके सामने सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चिराग पासवान ने अपने ऑडियो संदेश में कहा कि पार्टी ने पिछले 25 वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं की दृढ़ता और जनता के सहयोग से वो हमेशा आगे बढ़ी है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठानी होगी। उन्होंने सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया, ताकि पार्टी का मूल उद्देश्य जन सेवा पूरा हो सके। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तिथियां तय हो गई हैं। हरिद्वार में होने वाला ये भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 4 शाही स्नान और 10 प्रमुख स्नान शामिल हैं। यहाँ गंगा तट पर साधु संतों के सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने सभी 13 अखाड़ों के महंतों और संतों को सम्मानित भी किया। संतों ने मुख्यमंत्री के फैसले को संस्कृति के संरक्षण के लिए उठाया गया कदम बताते हुए उसकी सराहना की और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 में जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने तक चलेगा। राज्य सरकार 2027 हरिद्वार अर्धकुंभ के विशाल धार्मिक आयोजन को पूर्ण कुंभ की तरह ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि 2021 में आयोजित कुंभ कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण केवल अल्प अवधि के लिए ही आयोजित किया जा सका था और शाही स्नान भी प्रतीकात्मक रूप से ही संपन्न हुआ था, लेकिन 2027 में होने वाला हरिद्वार अर्धकुंभ कई दृष्टियों से ऐतिहासिक और विशेष महत्व का होगा।
झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा बीएलओ पर किए विवादित टिप्पणी को लेकर राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की मांग उठाई है, जिस पर अब प्रदेश कांग्रेस का पक्ष रखते हुए पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय ने हमारी संवाददाता तृप्ति से स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकर आपका क्या कहना है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में जो बयान दिया बीएलओ को लेकर, देखिए वो बयान जज्बाती बयान है, उस बयान का कोई बहुत ये नहीं है, लेकिन एसआईआर इस इलेक्शन कमिश्नर के रहते किसी राज्य में अगर हो रहा है तो उस राज्य में राजनीतिक दृष्टिकोण से विपक्षी लोगों का जो है वो वोट काटने का ही हो रहा है, जो बिहार में किया और उसका उनको फायदा मिल गया। तो यहाँ पर हमारे बीच नजर आए सुबोधकांत सहाय, यानी कि पूर्व सांसद, जो कि एसआईआर को लेकर अपने विचार रखते नजर आए। आज पुराना विधानसभा परिसर में उनसे बात हुई और एसआईआर को लेकर विपक्ष पर उन्होंने खुलकर निशाना साधा। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चुनाव आयोग पर उन्होंने निशाना साधा है, यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस एसआईआर के विरोध में यहाँ पर अब बड़े स्तर पर आवाज बुलंद कर रही है। झारखंड कांग्रेस का ये आवाज जो बुलंद है एसआईआर के विरोध में, देखना होगा आगे आने वाले समय में किस तरीके की परिस्थिति खड़ी करता है। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में वैध खदान की आड़ में अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से जारी है, जहां एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जहां मजदूरों से रेत लोडिंग किया जाना चाहिए, वहां 5-5 चेन माउंटेन मशीनों के माध्यम से महानदी का सीना छल्ली किया जा रहा है। जहां गुंडों के कारण कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं और ना ही यहां कोई पत्रकार पहुंचते हैं, और यही कारण है कि ये रेत माफिया दिन और रात चेन माउंटेन मशीनों से रेत उत्खनन कर रहे हैं और जिम्मेदार प्रतिनिधि, नेता व मंत्री और अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों की माने तो इन रेत माफियाओं को सफेदपोश नेता और मंत्रियों का संरक्षण है और जिम्मेदारी अधिकारी इसलिए मौन है, जिसके चलते रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पीला सोना यानी रेत का काला खेल धड़ल्ले से जारी है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? अब होगी इन चेन माउंटेन मशीनों पे साथ की कार्यवाही, या यूं ही सफेदपोश नेता और मंत्रियों के संरक्षण में चलता रहेगा रेत उत्खनन? इस वक्त हम मौजूद है ग्राम पंचायत नारी विकास खंड कुरुद जिला धमतरी, जहां जो है आप देख सकते हैं किस तरह मेरे पीछे महानदी में 4 चेन माउंटेन 1 2 3 4 5 चेन माउंटेन महानदी में उतारा गया है। और जो है हाईवा का रेलम पे लाइन आप देख सकते हैं। ये कौन है पवार? ये तथाकथित पवार कौन है जिनके सानिध्य में पूरा धमतरी जिले में इनका सिंडिकेट चल रहा है? कौन है ये रेत माफिया जिनके खिलाफ अधिकारी भी कार्रवाई करने से डरते हैं? क्योंकि ये वो माफिया है जिनसे धमतरी के बड़े बड़े नेता, मंत्री और अधिकारी तक डरते हैं। और यही कारण है कि इनके खदान में न कोई पत्रकार पहुंच पाते हैं, न खनिज अधिकारी पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये वो सिंडिकेट नेता है जिनके हर खदान में जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, चाहे वो नारी खदान हो, मंदरौत खदान हो, चाहे दोनर गोथा का हो, ऐसे 4-5 खदान है जहाँ सभी खदानों में जो है 4 चेन माउंटेन, 7 चेन माउंटेन, 5 चेन माउंटेन के माध्यम से महानदी का सीना छल्ली किया जा रहा है। हम जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे रेत माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, ताकि महानदी का सीना छल्ली करने वाले जो माफिया है, जिनके हौसले बुलंद है, ऐसे माफियाओं को सबक मिल सके। अगर आपको कमीशन नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे आप ऐसे जो हो रहे हैं महानदी का सीना छल्ली कर रहे हैं, उनका आप विधानसभा में आवाज उठाएं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एंटी नक्सल ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता मिली है। झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड और DKSGC का वरिष्ठ माओवादी चैतू उर्फ श्याम दादा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके साथ 9 अन्य हार्डकोर माओवादी कैडरों ने भी हथियार डाल दिए हैं। चैतू ने आत्मसमर्पण के दौरान अपनी आधुनिक असॉल्ट राइफल पुलिस को सौंप दी। बस्तर IG सुंदरराज P ने इसे नक्सल उन्मूलन अभियान में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। लगातार
शासन की ओर से पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समाज सबकी ओर से प्रयास जारी रहा। उस प्रयास के तहत विगत 2 वर्षों में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। खासतौर पर विगत 2-3 महीने में पुनः मार्गम, पुनर्वास, पुनर्जीवन हमारे एक अभियान, हमारे एक पहल रहा। उसी के तहत दिनांक 17 अक्टूबर को 210 की संख्या में सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, DKSRC कैडर्स वेंकटेश, प्रणीता, राजू सलाम, राजबन मंडावी, RCM रतन एवं अन्य जो DVCM, ACM और PLG लेवल के कैडर्स हिंसा त्याग करके समाज मुख्यधारा में जबलपुर में शामिल हुई। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट तेज है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर है। चुनावी आयोग भी जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगा हुआ है। इसी बीच राज्य में बूथ लेवल ऑफिसरों और चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चुनाव ने चिंता आयोग जताई है। आयोग को शिकायतें मिली हैं कि राज्य में हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का काम कर रहे कई BLO को अज्ञात लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी महानगर इकाई ने SIR फॉर्म भरने में हो रही त्रुटियों और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे और महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या के रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के नाम संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी अधिकांश BLO घर घर नहीं जा रहे हैं। कई BLO ने तो फॉर्म भरने में प्रशिक्षित हैं और ना ही मतदाताओं को सही जानकारी दे पा रहे हैं। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में उपलब्ध ही नहीं है, जबकि उनसे पहले भी सूची में उनके नाम दर्ज हैं। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने कहा कि प्रशासन जानबूझकर नियमों का पालन नहीं कर रहा है। लगातार अयोध्या में SIR के जो फार्म है उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं। जिस तरह से निर्वाचन आयोग का नियम है कि फार्म घर घर पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच पा रहा है। 2003 की सूची के आधार पर जो फार्म भरे जाने हैं, 2003 की सूची में भारी मात्रा में कमियां हैं, खामियां हैं, जिस आधार पर फार्म पूरा नहीं भरा जा सकता। अनियमितताएं बहुत हैं। कई BLO ऐसे हैं जो अपना पूरा फार्म भाजपा के नेताओं के यहाँ दे आ रहे हैं, घर घर फार्म नहीं पहुंच पा रहा है। अधिकारियों का रवैया भी पूरा दुर्भाग्यपूर्ण है। फारुखाबाद में IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान के विरोध में गुरुवार को ब्राह्मण मंच और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। बड़पुर क्षेत्र के लालगेट फव्वारे पर IAS संतोष वर्मा का पुतला फूंका गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश युवा अध्यक्ष विमलेश मिश्रा और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। IAS संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की एक बेटी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज में गहरा रोष व्याप्त हो गया है। इसके चलते ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने IAS संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने संतोष वर्मा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की भी मांग उठाई है। आयोजन किया गया। मैं सभी यहाँ उपस्थित सभी अपने भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय DM साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया गया था, क्या मांग की? मध्य प्रदेश में IAS संतोष वर्मा जी जो हैं, उन्होंने ब्राह्मणों की बेटियों के लिए कहा है कि हमारे साथ जो है उनके संबंध बनाए जाए, तब हमारा आरक्षण खत्म हो। ऐसे धूर्त व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। कन्नौज के छिबरामऊ में चुनाव ड्यूटी में लगे लेखपाल ने सुसाइड कर लिया है। इससे नाराज समस्त लेखपालों ने जिला अध्यक्ष की अगुवाई में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेखपालों की मांग है कि फतेहपुर जनपद में अधिकारियों के बदलते व्यवहार एवं संवेदनहीनता व संवादहीनता के परिभाषा स्वरूप जनपद फतेहपुर में सुधीर कुमार लेखपाल के हृदय विदारक दुखद निधन के संबंध में SDM को ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए दिया गया। लेखपालों ने बताया कि फतेहपुर जनपद में कार्यरत लेखपाल सुधीर कुमार की शादी 26 नवंबर 2025 को थी। वो छुट्टी के लिए अधिकारियों से लगातार निवेदन कर रहा था, किंतु तहसील अधिकारियों द्वारा छुट्टी नहीं दी जा रही थी। शादी की व्यवस्था के कारण 22 नवंबर को सुधीर लेखपाल
एसआईआर की बैठक में उपस्थित न होने के कारण ईआरओ संजय कुमार सक्सेना द्वारा निलंबित करवा दिया गया था। उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनकी मौत हो गई। माननीय चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में एसआईआर का काम चल रहा है पूरे देश में, उसमें उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, जिसमें हमारे लेखपाल सुपरवाइजर के कार्य के लिए लगाए गए हैं। इसमें हमारे फतेहपुर में एक लेखपाल साथी बिंद की तहसील में तैनात थे सुधीर कुमार, उनको भी एसआईआर के काम के लिए सुपरवाइजन में लगाया गया था, जिसमें उनकी 26 तारीख को शादी थी और 24 तारीख तक उनकी छुट्टी अप्रूव नहीं करी गई उच्च अधिकारियों द्वारा और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इससे दुखी होकर उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई, जिसमें संपूर्ण रूप से वहाँ का स्थानीय प्रशासन, उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय दोषी हैं। जिसमें जो एफआईआर की गई है वो उसमें उच्च अधिकारियों को बचाया गया है। यही हम लोगों की मांग है कि जो दोषी हैं उच्च अधिकारी, उनका भी नाम एफआईआर में शामिल किया जाए, इसलिए हम लोग बैठे हैं। श्रीलंका में तबाही मचाने वाला चक्रवात दितवा भारत में दस्तक देने वाला है। धीमी गति से बढ़ रहे चक्रवात का असर दक्षिण भारत में दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई में बारिश शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया है। चेन्नई समेत उत्तरी हिस्सों में इस वीकेंड के आखिर में तेज बारिश होने की उम्मीद है। चक्रवाती तूफान की गति पहले से धीमी हुई है। ये 15 घंटे में सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया है और इसकी स्पीड घटकर लगभग 3 किलोमीटर पर आवर पर रह गई है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात 30 नवंबर को चेन्नई तट के पैरेलल आगे बढ़ेगा। इसके बाद चक्रवात के कमजोर होकर एक गहरे डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है। इसके बावजूद इससे बड़े पैमाने पर भारी बारिश हो सकती है। साइक्लोन दितवा अभी चेन्नई से 470 किलोमीटर दक्षिण में है। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कई उड़ानें परेशानी झेल सकती हैं क्योंकि उनके A320 परिवार के फ्लीट में एक तकनीकी खामी मिली है। फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने बताया कि तेज सूरज की किरणें कुछ प्लेन्स के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए ज़रूरी डेटा को खराब कर सकती हैं। ये डेटा अगर गलत हो जाए तो विमान के कंट्रोल पर असर पड़ सकता है। देश में 560 से ज़्यादा A320 प्लेन्स उड़ते हैं और इनमें से करीब 200 से 250 प्लेन को तुरंत जांच और बदलाव की ज़रूरत है। कुछ में सॉफ्टवेयर बदलेगा और कुछ में हार्डवेयर सीधा या रिप्लेस किया जाएगा। इस दौरान प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ेगा, इसलिए उड़ानें लेट होंगी या रद्द भी हो सकती हैं। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इमरजेंसी नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्लेन्स में एक अच्छा ESC कंप्यूटर लगाना जरूरी है जो फ्लाइट कंट्रोल को संभालता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।